जी स्टूडेंट्स, तो अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने किस तरह बायोलॉजी की फील्ड में कंट्रीब्यूट किया और इनकी कंट्रीब्यूशन से बायोलॉजी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। इसके अलावा हमने इन मुस्लिम साइंटिस्ट की कुछ बुक्स के बारे में भी स्टडी किया था जो कि उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में लिखी थी। आज का हमारा टॉपिक है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ सफर करते हैं। हम देखते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म सबसे पहले एक सिंपल फॉर्म में होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिंपल पार्टिकल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो अगर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करें तो कोई भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है सब एटॉमिक लेवल से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम बनाते हैं और फिर ये एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं और ऑर्गेनेल्स मिलके सेल बनाते हैं जो कि यूनिट है लाइफ का। फिर बहुत सारे सिमिलर सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और डिफरेंट टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। फिर डिफरेंट ऑर्गन्स जिनके सिमिलर फंक्शंस होते हैं वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है या एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर हम देखते हैं इसी तरह सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स मिलके एक पॉपुलेशन बनाते हैं और जब डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलती हैं तो एक कम्युनिटी बनती है और डिफरेंट कम्युनिटीज मिलके ये पूरा का पूरा बायोस्फीयर बनाते हैं जिसे हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं। लेकिन अभी हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बारी बारी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला जो लेवल हम डिस्कस करेंगे वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। हम देखते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया मैटर से बनी हुई है। हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका वजन हो और जो जगह घेरती हो उसको हम कहते हैं मैटर। अगर हम अपनी नेचर या अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हमें बहुत सारी मैटर की वैरायटी नजर आएगी। जैसे कि अगर मैं इस रिमोट को कहूं कि ये मैटर है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इस रिमोट का मैस भी है और ये जगह भी घेरता है। इसी तरह हम देखते हैं आपके कमरे में पड़ी हुई चेयर, टेबल या ट्यूबलाइट या कोई भी ऐसी चीज जिसका वजन है और वो जगह घेरती है तो उसे हम मैटर कह सकते हैं। हम देखते हैं मैटर किस चीज से मिलकर बने होते हैं। जितना भी मैटर है वो सबका सब किस चीज से मिलकर बना होता है, एलिमेंट से मिलकर बना होता है। और अगर हम ये देखें कि एलिमेंट्स किस चीज से मिलकर बने होते हैं तो वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। हम देखते हैं एटम किस चीज से मिलकर बना हुआ है तो वो मिलकर बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। पुराने जमाने में जब साइंटिस्ट ने एटम को डिस्कवर किया तो उन्होंने ये कहा कि एटम इनडिविजिबल है, यानी हम एटम को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते या एटम से छोटा मजीद कोई पार्टिकल नहीं है। और एटम का मतलब ही ये है, ए मीन्स नो एंड टर्म मीन्स कट, यानी कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि मजीद कट डाउन नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की की वैसे वैसे मजीद उस पर रिसर्च हुई और पता चला कि एटम से भी मजीद छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि एटम को बना रहे हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं और खास किस्म के एनर्जी शेल्स जिनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। और अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जबकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
तो ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं वो डिटरमिन करते हैं कि ये एटम कितना रिएक्टिव है। यानी हम देखते हैं कि जो रिएक्शन होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कि जब भी कोई एटम रिएक्ट करता है तो वो किस चीज पे बेस करता है, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। यानी हम आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वैलेंस शेल में वो शो कराएंगे कि ये एटम कितना रिएक्टिव है। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो हैं 118। इनमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली अकरिंग हैं और 92 में से भी 16 ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कह सकते हैं। बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बायो एलिमेंट्स है। अब अगर हम लोग बायो एलिमेंट्स को डिवाइड करें तो हम बायो एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इन 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम नाम देते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स का, और बाकी 10 ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं माइनर या फिर ट्रेस बायो एलिमेंट्स। अगर हम लोग मेजर बायो एलिमेंट्स की बात करें तो मेजर बायो एलिमेंट्स हम किस बेस पे उनको नाम देते हैं? मेजर बायो एलिमेंट्स वो बायो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि वो बायो एलिमेंट्स जो कि 99% हमारी कॉम्पोजिशन में रोल प्ले करते हैं, तो ऐसे बायो एलिमेंट्स को हम मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और बाकी 1% बायो एलिमेंट्स वो बायो एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रेस या माइनर बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि मेजर बायो एलिमेंट्स में कौन से बायो एलिमेंट्स शामिल हैं और माइनर बायो एलिमेंट्स में कौन से बायो एलिमेंट्स शामिल हैं, तो हम ये टेबल देख लेते हैं। मेजर बायो एलिमेंट्स में जो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी बॉडी का 65% हिस्सा बनाती है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे बायो एलिमेंट आता है वो है कार्बन। कार्बन मेक्स अप 18% ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद हाइड्रोजन जो कि हमारी बॉडी के अंदर 10% कंट्रीब्यूशन दे रहा है। देन कम्स द नंबर नाइट्रोजन। फिर हम देखते हैं नाइट्रोजन हमारी बॉडी का 3% हिस्सा बना रहा है। उसके बाद कैल्शियम हमारी बॉडी का 2% हिस्सा बना रहा है, और फिर फॉस्फोरस आता है जो कि हमारी बॉडी का सिर्फ 1% हिस्सा बना रहा है। अब हम देखते हैं कि माइनर बायो एलिमेंट्स में कौन से बायो एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, तो इनमें इंक्लूड हैं पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, आयोडीन एंड जिंक। ये हमारी बॉडी का 1% हिस्सा बना रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अगला जो लेवल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर लेवल। हम देखते हैं कि बायो एलिमेंट्स अगर तो स्टेबल हैं तो वो किसी भी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, और उस बायो एलिमेंट को हम मॉलिक्यूल का नाम देंगे। लेकिन बहुत सारे बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचर में अनस्टेबल होते हैं और उनको किसी और दूसरे बायो एलिमेंट के साथ रिएक्ट करना पड़ता है, और फिर वो रिएक्ट करके आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। वो बॉन्ड आयोनिक भी हो सकता है और वो बॉन्ड कोवलेंट भी हो सकता है। आयोनिक बॉन्ड वो होता है जो कि दो ऑपोजिटली चार्ज एटम्स के दरमियान बनता है, और कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। हम देखते हैं जब भी अनस्टेबल बायो एलिमेंट्स एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद ये आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और इस बॉन्डिंग के नतीजे में जो चीज बनेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? बायोमॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल।
हम देखते हैं कि हमारी बॉडी भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है और ये बायोमोलिक्यूल्स डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। ये बायोमोलिक्यूल सिंपल भी हो सकते हैं और ये बायोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हमारी बॉडी में। जैसे अगर हम लोग किसी एक बायोमोलिक्यूल की एग्जांपल लें तो हम देख सकते हैं कि प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है और ये हमारी सेल्स की सेल मेम्ब्रेन बनाती है। इसी तरह लिपिड्स को अगर हम लोग देखें तो लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलकर हमारे सेल की सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन में हिस्सा लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। अगर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को कैटेगराइज करना चाहें तो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरी कैटेगरी है मैक्रोमोलिक्यूल्स। हम देखते हैं हम इसको किस बेस पर डिवाइड कर रहे हैं। हम देखते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, यानी उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है। इसकी एग्जाम्पल में हम लोग ग्लूकोज और वाटर पढ़ते हैं। और अगर हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटीन्स, लिपिड्स और स्टार्च ये सब के सब इंक्लूड होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स में। हम देखते हैं अगर ग्लूकोज के रोल की बात करें तो ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हमारे प्रोटोप्लाज्म का 60 to 70% हिस्सा बनाता है। और इसी तरह अगर हम लोग प्रोटीन्स और लिपिड्स की बात करें तो हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलके ही बनते हैं। और अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च प्लांट बॉडी की कॉम्पोजिशन में अहम रोल प्ले करता है। अगर हम बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स मिलकर सिंपल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। जैसे अगर एक प्रोटीन की एग्जाम्पल हम लें तो एक प्रोटीन लीनियर स्ट्रक्चर भी बना रही है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी बना रही है और वो क्वाइल होकर एक कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर भी बना रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बायोमोलिक्यूल मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डिफरेंट फॉर्म्स में बायोमोलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को आज का लेक्चर यकीनन समझ आ गया होगा, इसलिए ये क्वेश्चन जल्दी से रिव्यू करें और एक दफा देखें कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितना % हिस्सा आता है। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते तो ज़रूर ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस करूंगी, आप लोग देखिएगा कि क्या उसका आंसर आप लोग को आता है या नहीं आता। अगर आपको उसका आंसर नहीं आता तो बुक खोल के उस आंसर को हाईलाइट कर लें। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, नेम सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, यानी एटम किन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो बहुत ही आसान है इसका आंसर, आपने सिर्फ नेम लिखने हैं। वो कौन कौन से नेम्स है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कोई भी एटम 3 स्टेबल सब पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नंबर 2 क्वेश्चन है डिफाइन बायो एलिमेंट्स। तो बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, दोज एलिमेंट्स विच मेक अप द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। या अगर हम लोग इसको इजी वर्ड्स में कहें तो कोई भी ऐसे बायो एलिमेंट जो कि हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन में हिस्सा ले रहे हैं उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। नंबर 3 जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ये है कि नेम
major bioelements also give the percentages of these bioelements. तो major bioelements हम लोगों ने कितने पढ़े? 6 पढ़े हैं. 6 bioelements के पहले आपने नाम लिखने हैं और उनके बाद उनकी percentages बतानी है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%. ये 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी का 99% हिस्सा बना रहे हैं, जिस वजह से हम इन बायो एलिमेंट्स को कह रहे हैं मेजर बायो एलिमेंट. इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है नेम माइनर बायो एलिमेंट्स. माइनर बायो एलिमेंट्स में कौन कौन से बायो एलिमेंट्स इंक्लूड है? पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, आयोडीन एंड जिंक. ये माइनर बायो एलिमेंट्स है और हम इनको माइनर बायो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्सा बना रहे हैं. फिर हम देखते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके साइड बॉक्स में लिखा हुआ है और अक्सर बच्चे समझते हैं कि साइड बॉक्सेस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता एग्जाम में. हालांकि साइड बॉक्सेस से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड. अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट भी हो चुका है और वो क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो माइक्रोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट हैव लो मॉलिक्यूलर वेट और macromolecules are those molecules which have high molecular weight. इसके एग्जाम्पल्स भी आप लोग लिख सकते हैं. अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपसे कोई भी लेवल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जैसे राइट नोट ऑन सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल या डिस्कस मॉलिक्यूलर लेवल इन डिटेल. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं.